14 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे और आंसर सिर्फ किसी 1-2 से मिल रहा है। ओके, सो जिन्होंने भी आंसर 2D दिया है, उन सब लोगों के आंसर ये सही हैं। ये 3D स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये आपका 2D स्ट्रक्चर्स होता है। अभी हम आपको 3 डायमेंशन वाला भी स्ट्रक्चर दिखाएँगे टीआरएनए का। तो जो सबसे फेमस है, उसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ से पॉसिबली आपके सवाल बन जाते हैं। सो सबसे पहली चीज़ आते हैं यहाँ पे कि ये आपका जो टीआरएनए का मॉडल दिया जा रहा है, ये क्लोवर लीफ मॉडल होता है, जो कि 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है और इसके पास कुछ पॉसिबल आर्म्स होते हैं और उन आर्म्स का अलग-अलग क्या होता है फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो कि आपको ए डबल सी आपको दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को लेकर के एक इन्फॉर्मेशन ये कि ये स्टार्टिंग में जो आपके टीआरएनए बनते हैं नेचुरली आपके डीएनए से, उस टीआरएनए में आपका ये वाला पॉइंट नहीं होता है, ये बाहर से क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। दैट इज़ व्हाई ये सारे जितने भी टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, इन सब में क्या होता है, कॉमन होता है। तो ये एसीसी का जो सीक्वेंस होता है, वो 3rd प्राइम पे पाया जाता है और इस 3rd प्राइम पे ही आपका अमीनो एसिड्स आकर क्या करता है, बाइंड करता है। तो ये एसीसी जो बेस पेयर के सीक्वेंसेस होते हैं, ये आपके जब इनका टीआरएनए का मॉडिफिकेशंस आपको पढ़ाया जाएगा और आपको जब पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा आर्म होती है, ये भी क्या होती है, ऐसे कट करके निकल जाती है। बाकी आपका ये वाला जो यहाँ से ये दोनों स्टार्टिंग में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ पे कट के यहाँ पे निकल जाता है। ये सारे सीक्वेंसेस आकर क्या कहते हैं, ऐड किए जाते हैं। तो एसीसी का जो सीक्वेंस है टीआरएनए के अमीनो एसिड वाले आर्म्स पे, वो आपका सही सारे डिफरेंट टाइप्स के जितने भी टीआरएनए होंगे पॉसिबली, उन सब पे क्या होता है, कॉमन होता है और ये सीक्वेंस पाया किस पे जाएगा, 3rd प्राइम पे। 3rd प्राइम पे ही आपका क्या करता है, अमीनो एसिड आकर के चार्ज होता है, मीन्स बाइंड करता है। दैट इज़ व्हाई इसको हम अमीनो एसिड आर्म के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पे जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके नाइट्रोजन बेसेस हैं। ब्लू वाले जो लाइन दिखाई दे रहे हैं, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड हैं और बाकी जहाँ-जहाँ पे आपको ये पर्पल कलर में यू, जी इस तरीके से लिखा हुआ है, ये बेस को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये सब आपकी क्या है, अनपेयर्ड फॉर्म है, मीन्स यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो इनका क्या सिग्निफिकेंस होगा, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पर आपको पहला जो चीज़ दिखाया गया, दैट इज़ अमीनो एसिड आर्म, जिससे कि आपका अमीनो एसिड आकर क्या करेगा, बाइंड करेगा। सबसे लास्ट वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसको आप एंटीकोडॉन आर्म के नाम से जानते हैं, जिसके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बेस पेयर डॉट के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वैसे नॉर्मली यहाँ पे जितने ये सर्कल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 7 से लेकर के 9 बेस पेयर का आपका सीक्वेंसेस होते हैं और ये सभी के सभी सिंगल फॉर्म में होते हैं, मीन्स कोई यहाँ पे पेयरिंग नहीं पाई जाती है। ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये पी वाई का मतलब होता है पायरिमिडीन और पी यू का मतलब होता है प्यूरिन। तो ये दोनों टाइप के बेसिस यहाँ पे पाए जा सकते हैं और इन सारे के सारे जो बेसिस होते हैं, वो अनपेयर फॉर्म में होते हैं, मीन्स कोई हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे नहीं होता है। और आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये 3 आपके डॉट्स हैं, जिनको आप एंटीकोडॉन के नाम से जानते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपके mRNA का और इन पे आपका जो वोबल पोजीशन है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो 5 प्राइम पे आपका ये जो फर्स्ट वाला कार्बन होगा, मीन्स फर्स्ट वाला जो बेसिस होगा, उसको आप क्या बोलते हैं, वोबल पोजीशंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक अनयूजुअल एक्स्ट्रा आर्म के नाम से भी आपको दिखाई दे रहा है, जिसका साइज़ क्या होता है, वो वेरिएबल हो सकता है और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। दैट इज़ व्हाई आरएनए के प्रोसेसिंग में इसको क्या किया जाता है, क्लीव कर दिया जाता है। ओके, इसके बाद इधर से आपके जो पॉसिबल सवाल बनते हैं, वो यहाँ से कि टी एन साई एन सी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सी का मतलब सिंपल साइटोसिन है, मीन्स जिस तरीके से आपका एटीजीसी होता है, वो वाला है। बाकी आपके टी और साई जो होते हैं, उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो टी आपका रिप्रेजेंट करता है राइबोथाइमिडीन को और साई जो रिप्रेजेंट करता है स्यूडोयूरिडीन को। तो ये आपसे सवाल यहाँ से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि टीआरएनए के मॉलिक्यूल्स में ये जो आपका टी एंड साई होता है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है या वो आम पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि बेसिकली जितने भी डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे एक सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और नॉर्मल कंडीशंस में ये बेस पेयर आपके किसी भी आरएनए या डीएनए के मॉलिक्यूल्स में नहीं पाए जाते। ये अनयूजुअल टाइप ऑफ बेसिस होते हैं, जो कि इस टीआरएनए के मॉडल्स में पाए जाते हैं, जिसका नाम है राइबोथाइमिडीन एंड स्यूडोयूरिडीन। तो टी स्टैंड फॉर द राइबोथाइमिडीन एंड साई स्टैंड फॉर द स्यूडोयूरिडीन। तो ये इनका यहाँ पे आपको नाम का फुल फॉर्म दे दिया गया कि क्या होते हैं और किस तरीके से इनका ये प्रेजेंस होता है। इनका काम भी होता है, सिग्निफिकेंस भी होती है। ये इस तरीके से जब प्रोटीन ट्रांसलेशंस का प्रोसेस होना होता है, तो वहाँ पे कुछ हेल्प करते हैं रिकॉग्निशन के काम, रिकॉग्नाइज करने के, मीन्स एक तरीके से पहचानने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि किधर की तरफ इनको मूव करना है और कौन से बेसिस के साथ में जाना है। तो इनका ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंस हो जाता है। बाकी आपके जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, वो यहाँ से कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे डी आर्म्स को लेकर के, तो डी आर्म्स में यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म दिया जा रहा है डाइहाइड्रोयूरिडीन, तो ये भी आपके क्या है अनयूजुअल बेसिस होते हैं, और इसी डाइहाइड्रोयूरिडीन के बेसिस पे इसका डी आर्म्स क्या है नाम दिया गया। यहाँ पे भी जो बेसिस पाए जाते हैं वो सब अनपेयर फॉर्म में होते हैं, कोई यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस में जो आपके बेसिस आपको यहाँ पे मिलेंगे वो एजी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, मीन्स आपका एडेनिन होगा और ग्वानिन होगा। बाकी जो बेसिस होंगे उनकी संख्या यहाँ पे थोड़ी कम होती है। बाकी आपका ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम का प्रोटीन ट्रांसलेशन के प्रोसेस में एज सच कोई सिग्निफिकेंस आपको देखने को नहीं मिलता। तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर्स में आपको जो चीज़ें ध्यान देनी है वो क्या-क्या ध्यान देना है। नंबर पहला कि इसके पास आपका एक अमीनो एसिड्स आर्म्स होता है, दूसरा आपका क्या है एंटीकोडॉन होता है। तो अमीनो एसिड आर्म्स पे जो सबसे 3 जो आपके बेसेस पाए जाते हैं कॉमन, वो ए डबल सी, वो आपके टीआरएनए के पार्ट नहीं होते, उनको टीआरएनए पे मॉडिफिकेशन के टाइम पे ऐड किया जाता है, राइट। और इसी के एडिशंस होने के बाद आपका जो टीआर मीन्स जो आपका अमीनो एसिड्स होते हैं वो आकर के यहाँ पे ऐड होते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है आपका 2D का है। 3D का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो 3 डायमेंशंस का है, मीन्स 3D का है टीआरएनए मॉलिक्यूल्स का। तो ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही आपको कहीं जनरली बुक में देखने को मिलता है। अगर आप इंडियन ऑथर के राइटर की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको ये वाला मॉडल दिखाई देगा क्लोवर लीफ मॉडल का, जो कि फेमस है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज वाई मैंने आपसे पूछा कि क्लोवर लीफ जो मॉडल होता है वो अमीनो एसिड के कौन से फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, 2 डायमेंशंस को या 3 डायमेंशंस को। सो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशन आपका नीचे यहाँ पे दिख रहा है। तो इस 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स में आपको नंबर ऑफ अमीनो एसिड दिख जाएंगे और नंबर ऑफ बेसिस दिख जाएंगे कि किस किस पार्ट में कितने कितने आपके बेसिकली क्या है वो पाए जा सकते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। मूव करते हैं आगे की तरफ, हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनिशिएशन की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से स्टार्ट होती है और क्या इसका मतलब होता है। तो इनिशिएशन का मतलब सिंपली यही है कि जितने भी फैक्टर और जितने भी राइबोसोम्स या जितने भी आपके अमीनो एसिड्स और प्रोटीन, ये आपके एमआरएनए, ये सब सारे जो होते हैं वो आकर के ऐड हो जाएं और आपकी जो पूरी प्रोसेस है अब इलांगेशन की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनिशिएशन। सो प्रोटीन सिंथेसिस बिगिंस एट द अमीनो टर्मिनल एंड एंड प्रोसीड बाय स्टेप एडिशंस ऑफ अमीनो एसिड्स टू द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि स्टार्टिंग जो होगा आपका वो जो बनेगा पेप्टाइड चेन, वो उसका हमेशा ये क्या होगा आपका एन टर्मिनल होगा, ये वाला पोर्शन, और जब जिस तरह डायरेक्शन से मूव करेगा वो क्या होगा आपका सी टर्मिनल होगा। तो एन से सी की तरफ क्या होता है मूव ऑन होना, ओके। और किसी भी अमीनो एसिड्स में मेथियोनिन जो होगा वो फर्स्ट आपका क्या होगा अमीनो एसिड्स हो गए, क्योंकि मेथियोनिन के लिए जो कोडॉन आपका पाया जाता है दैट इज द एयूजी, जो कि आपका इनिशिएशन कोडॉन होता है, वही हमेशा मेथियोनिन को क्या करता है कोड करता है। तो किसी भी प्रोटीन्स में पहला एन टर्मिनल पे पाया जाने वाला जो आपका अमीनो एसिड्स होगा वो क्या होगा दैट इज द मेथियोनिन होगा। तो ये एक कॉमन फीचर है सारे मतलब ऑल काइंड ऑफ प्रोटीन्स इधर इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स देयर विल बी मेथियोनिन अमीनो एसिड इन द फर्स्ट पोजीशन। सो जितने भी आपके पॉसिबली पाए जाने वाले डोमेन्स हैं उन सारे डोमेन्स में आपके जो प्रोटीन्स बनेंगे उन प्रोटीन्स का पहला जो अमीनो एसिड्स होगा वो क्या होगा मेथियोनिन एन टर्मिनल पे, ओके। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मेथियोनिन के लिए सिर्फ आपके पूरे कोडॉन में एक ही ट्रिपलेट कोडॉन पाया जाता है दैट इज द एयूजी। तो इस मेथियोनिन को कोड करने के लिए दो क्या होते हैं आपके टीआरएनए पाए जाते हैं। एक टीआरएनए वो होता है जो कि स्टार्टिंग के एयूजी को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, मीन्स इनिशिएशंस वाले मेथियोनिन को कोड करेगा, और बाकी दूसरा जो होता है पूरे चेन में मतलब पेप्टाइड जो चेन बन रही है उसमें कहीं पे भी इंटरनली अगर कहीं पे एयूजी सीक्वेंस अगर आएगा तो वो वाला टीआरएनए क्या करेगा करके बाइंड करता है। मीन्स व्हाट, इस सेल्स के पास दो टाइप के क्या होते हैं आपके टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं मेथियोनिन के लिए, मीन्स एयूजी से बाइंड करने के लिए। एक जो टीआरएनए होगा वो हमेशा किससे बाइंड करेगा इनिशिएशन वाले कोडॉन से, मीन्स जहाँ पे आपका इनिशिएशन हो रहा होगा मीन्स एयूजी से, और बीच में जितने भी आपके मेथियोनिन पाए जाएंगे मीन्स उस प्रोटीन में उन बीच में के मेथियोनिन को कोड करने के लिए जो टीआरएनए होगा वो क्या होगा अलग होगा। तो सेल्स को इन दोनों टीआरएनए में पहचानने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है, एक वहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशंस किया जाता है जिसको आप एफ के नाम से जानते हैं, एन फॉर्मलाइजेशन, जिसको कर करके सेल्स अपना क्या करता है डिस्टिंग्विश करने का काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको दिया गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव 2 टीआरएनए फॉर द मेथियोनिन, और एक जो होता है वो आपका किसके लिए होगा जो कि इनिशिएशन कोडॉन होंगे एयूजी के लिए, और दूसरा मतलब इनिशिएशन का जो काम करता है, जबकि दूसरा जो होगा वो बाकी बीच में जितने भी आपके मेथियोनिन रेसिड्यूज आएंगे इंटरनल पोजिशंस पे उनके लिए यूज किया जाता है, ओके।
यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि बैक्टीरिया के केसेस में दोनों जो टीआरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कैसे एक तरीके से डिफरेंशिएट होंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टीआरएनए मेट और टीआरएनए एफ मेट का नाम दिया जा रहा है। एफ मेट का मतलब होता है यहाँ पे एफ जो है वो फॉर्मलाइजेशन से मीन करता है और इसका मीन है यहाँ पे एक ग्रुप का एडिशन किया जाता है जिसकी वजह से आपका ये और ये जो टीआरएनए है ये अलग हो पाते हैं। ये वाला टीआरएनए हमेशा इनिशिएशंस के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, मीन्स एजी सीक्वेंस के लिए। और जबकि ये वाला जो आपका टीआरएनए होगा वो हमेशा इंटरनल वाले जो होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एन फॉर्मिल या एन फॉर्मलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे फॉर्मिल ग्रुप का आपका एडिशन हो जाना उसको क्या करता है, डिस्टिंग्विश बनाता है, मीन्स अलग करता है। और ये वाला जो एफ मेट होता है वो आपका एयूजी सीक्वेंस जो कि इनिशिएशंस कोडॉन पे पाए जाते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। जबकि टीआरएनए मेथ मीन्स मेथोनिन के लिए जो टीआरएनए होगा वो नॉर्मल इंटरनल सीक्वेंसेस पे पाए जाने वाले जो आपके मेथोनिन होंगे उनके लिए क्या करता है, वो यूज होता है। तो इस तरीके से आपका दोनों कोडेन मीन्स दोनों टाइप के मेथोनिन के लिए टीआरएनए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो इनिशिएशंस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, तभी 30S आपका राइबोसोम यूनिट हो जाएगा। और एमआरएनए अगर 30S यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बात किसकी हो रही है, प्रोकैरियोटिक या यूकेरियोटिक की। ओके, जैसा कि आपको पता है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। 70S आपका होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और 80S होता है आपका किसमें, दैट इज द यूकेरियोटिक में। तो 70S को जब अगर आप ब्रेक करते हैं एक लार्ज यूनिट में, एक स्मॉल सब यूनिट में, तो स्मॉल वाली जो सब यूनिट होती है कितनी होती है, 30 होती है। जैसा कि मैंने कल सवाल आपसे पूछा था कि 30 और 50 को मिला करके तो आपका 80 हो जाना चाहिए, तो फिर इसको 70 क्यों लिखते हैं। तो किसी ने वहाँ पे आंसर भी किया था मेरे ख्याल से, राइट। तो ये आपका क्या होगा, स्मॉल सब यूनिट होगा और ये आपका क्या होगा, लार्ज सब यूनिट होगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 30S बोलते हैं। ये एस स्टैंड क्या करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एंड फॉर्चुनेटली जो इनको डिस्कवर किया था दैट इज शुडबर्ग, तो उनके नाम से भी ये दिया जाता है शुडबर्ग यूनिट। ओके, 30S आपका किसका पार्ट है, दैट इज द माइट्रो मीन्स बैक्टीरिया के राइबोसोम्स का। और वो कौन सा पार्ट है, स्मॉल वाला सब यूनिट है। तो एमआरएनए हो जाएगा, 30S आपका राइबोसोम यूनिट हो जाएगी। और फिर इनिशिएटिंग एफ मेट टीआरएनए मीन्स एफ मेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। ओके, एंड इसके बाद इनिशिएशन फैक्टर होंगे जो कि आई एफ मीन्स इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 एंड 3, ये 3 आपके फैक्टर होंगे। और इसके बाद यहाँ पे जीटीपी होगी मीन्स एटीपी का सोर्स मीन्स एनर्जी के लिए। और इसके बाद लास्ट आपका क्या है, 50S राइबोसोमल यूनिट। तो ये आपके क्या है, कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इनिशिएशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये सभी आपस में जब जुड़ जाते हैं उस कॉम्प्लेक्स को बेसिकली हम लोग इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और तब जाकर के आपका क्या होगा, इलोंगेशन की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये कंपोनेंट्स कौन कौन से सीक्वेंस में आएंगे, कब किससे जुड़ेगा, क्या क्या किसका रोल होता है, इन सब के बारे में भी हमको क्या है, स्टडी करना होता है। और यहाँ सभी सवाल आपसे पॉसिबल पूछे जाते हैं। और ये देखिए जो जितने मैंने पॉइंट को यहाँ पे इन लिस्ट कर रखा है, ये पॉइंट ही आपके ऑप्शंस के रूप में बन जाते हैं कि आपके इनिशिएशंस में इन्वॉल्व होने वाले इसमें से कौन से कंपोनेंट नहीं हैं, या इनिशिएशन में इन्वॉल्व होने वाले कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इस तरीके के पॉसिबल सवाल आपसे बना दिए जाते हैं। तो आप अच्छे तरीके से ध्यान में दीजिए कि आपके राइबोसोम्स की जो यूनिट होती है दोनों लार्ज एंड सब और स्मॉल वो भी पाई जाएगी। इनिशिएशन जो होगा वो फैक्टर पाया जाएगा, जीटीपी भी पाया जाएगा जो कि आपका एक एक्टिव प्रोसेस के में इन्वॉल्व होने के लिए एनर्जी का सोर्स का काम करता है। और इसके बाद यहाँ पे एफ मेट टी भी पाया जाएगा मीन्स टीआरएनए जिसके पास क्या है, एफ मेथियोनिन का कोडॉन है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, आपकी पाई जाएंगी इनिशिएशंस के कंपोनेंट में। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जब राइबोसोम्स को यहाँ पे फ्रैक्शनाइज किया गया तो क्या क्या कंपोनेंट्स बना। आपका बैक्टीरिया का अगर राइबोसोम्स की अगर हम लोग बात करें, इसका यूनिट क्या आपका 70S, तो उसके लार्ज सब यूनिट जो होंगे वो क्या बनेंगे, 50S बनेंगे। और उसमें नंबर ऑफ जो सब यूनिट्स होते हैं वो क्या क्या है, आपका 5 SRRNA है और इसके बाद 23 SRRNA है, राइट। और इसके बाद क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो आपका मालूम है कि अब राइबोसोम जो होता है वो एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए और इसके बाद प्रोटीन से मिलकर के बनने वाले मॉलिक्यूल्स को हम लोग राइबोसोम के नाम से जानते हैं। और ये राइबोसोम्स आपके सेल्स में दो तरीके से पाए जा सकते हैं, फ्री फॉर्म में एंड अटैच्ड फॉर्म में। फ्री फॉर्म में होंगे तो उनका अलग फंक्शंस होता है, अटैच्ड फॉर्म में होते हैं तो उनका अलग फंक्शंस होता है।
तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि बैक्टीरिया के केस में आपके 70S टाइप का क्या होगा, राइबोसोम्स होंगे, इनके 2 यूनिट होंगी, आपका एक लार्ज यूनिट जिसको आप 50S बोलते हैं और एक स्मॉल यूनिट जिसको आप 30S के नाम से जानते हैं। 50S जो होगा वो 2 टाइप के आरएनए से मिलके बना होगा, पहला आपका 5S आरएनए और दूसरा आपका क्या है 23S आरआरएनए। इसके बाद यहाँ पे प्रोटीन की संख्या क्या होगी 36 के आसपास है। तो ये आपसे कभी-कभी पूछा जा सकता है कि आपके लार्ज सब यूनिट के कौन-कौन से सब यूनिट मीन्स आरआरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे स्मॉल के लिए दिखाया जा रहा है, तो स्मॉल में आपका क्या होगा 16S आरआरएनए होता है और 21 क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं। ये आपका 16S बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो लोग यहाँ पे पीएचडी किए हुए हैं, कुछ लोग हैं मेरे ख्याल से इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी की हुई है या कर रहे हैं, तो उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि जब किसी भी बैक्टीरिया का आप आइडेंटिफिकेशंस कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट मीन्स कैरेक्टराइजेशन फॉर द स्पीसीज लेवल पे, सो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 16S आरआरएनए का ही क्या करते हैं सीक्वेंसिंग कराते हैं और तब जाकर के आप एनसीबीआई के साइट्स पे वो सीक्वेंस को क्या करते हैं अपलोड करते हैं। तो एनसीबीआई की साइट्स आपको क्या करती है रिजल्ट को ओमिट करती है कि हाँ ये वाला सीक्वेंस गिवन स्पीसीज से मैच करता है, दैट इज वाई आपका भी ये स्पीसीज जो होगी इस स्पीसीज से बिलोंग करती है। तो 16S आरआरएनए जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है यूज किया जाता है। बताने का सिर्फ मतलब इतना ही था कि आपको इस आरएनए के बेसिस पे किसी भी बैक्टीरिया के स्पीसीज का आप आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर। सो आइडेंटिफिकेशन 3 कैटेगरी पे कराए जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर है, राइट। सबसे स्टार्टिंग में किसी चीज का आप मॉर्फोलॉजी देखते हैं, फिर इसके बाद आप बायोकेमिकल देखते हैं, फिर इसके बाद आप मॉलिक्यूलर देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर जो होती है वो सबसे सटीक जस्टिफिकेशन देता है कि हाँ यही चीजें ये होती है। तो 16S आरआरएनए का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ से पॉसिबिलिटी सवाल आपसे बनते हैं कि किसी भी स्पीसीज का अगर आपको इवोल्यूशनरी ट्री अगर देखना है और आपको अगर पहचानना होता है कि हाँ कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है, तो किस आरएनए मॉलिक्यूल्स का या किस डीएनए के पार्ट का आप क्या करेंगे सीक्वेंसिंग कराएंगे। तो आंसर इज 16S आर आर डीएनए का, मीन्स आरआरएनए के डीएनए का, इस वाले प्रोटीन्स को कोड करने वाले जो डीएनए होंगे। सिमिलरली यहाँ पे यूकैरियोटिक का जो आपका राइबोसोम्स होगा वो 80S टाइप का होगा। इसके जो लार्ज सब यूनिट होंगे वो क्या होंगे 60S होंगे, स्मॉल सब यूनिट जो होंगे वो 40S होंगे और इस लार्ज सब यूनिट में पाए जाने वाले जो आपके आरएनए हैं वो कौन-कौन से हैं, दैट इज द 5S, 5.8S एंड इसके बाद 28S। ये आपके क्या है पॉसिबल टाइप के आरआरएनए के सीक्वेंसेस होते थे। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा वेरिएशन है, 5.8S होता है आरआरएनए और इसके बाद 28S आरआरएनए होता है। तो 3 यहाँ पे आपके क्या हैं डिफरेंट टाइप्स के आरआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं 60S में और नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो होंगे लगभग 50 के अराउंड होते हैं, मीन्स 49 है और जबकि 40S वाले में आपका आरआरएनए जो होगा वो क्या होगा 18S। तो यहाँ से फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज, जब किसी यूकैरियोटिक सेल्स का अगर आपको आइडेंटिफिकेशन कराना होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस, सो आप वहाँ पे 18S आर आर डीएनए का या आरआरएनए मॉलिक्यूल्स का क्या कराते हैं सीक्वेंसिंग कराते हैं। तो ये वाले जो यूनिट होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन पर्पज से किया जाता है। इसको आप आईआरएस सीक्वेंसेस के नाम से भी जानते हैं। जैसे सपोज कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं इनको बना करके कि आपने आइसोलेशंस किया और पाया कि ए जो है वो बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है और बी जो है आपका वो फंगस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर आपको इनको मॉलिक्यूलर बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन कराना है तो आप ए के लिए कौन सा चूज करेंगे और बी के लिए कौन सा चूज करेंगे। क्या इसके लिए आप 18S चूज करेंगे या 16S चूज करेंगे या इसके लिए आप 16S चूज करेंगे या फिर 18S चूज करेंगे। तो आंसर क्या बताएंगे आप लोग। वेरी गुड, क्योंकि फंजाई क्या है हमारा एक यूकैरियोटिक सेल्स होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के लिए चाहे वो ईस्ट हो चाहे वो आपके फंगस के और भी कोई स्पीसीज हो, सो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी में फंगस और बैक्टीरिया पे काम किया जाता है। तो फंगस का आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग आईटीएस मीन्स 18S का सीक्वेंसिंग कराते हैं, जबकि आपका बैक्टीरिया के लिए क्या करते हैं 16S आरआरएनए का क्या करते हैं सीक्वेंसिंग कराते हैं। तो ये आपके राइबोसोम जो कि सेल बायोलॉजी का भी एक पार्ट है, यहाँ से भी सवाल आपसे पॉसिबली पूछे जाते हैं। तो जब आपको ये नोट्स मिले इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि आपके जो लार्ज सब यूनिट होते हैं उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप के जो आरआरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन-कौन से होते हैं, क्या उनका नाम है और कितने नंबर ऑफ प्रोटीन्स आपके ये पाए जाते हैं। सबको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा जब आपको पीडीएफ में मिलेगा तो। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि जो सीक्वेंसेस होते हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स का जो कि यहाँ पे आपको लिखे गए हैं वो किस तरीके से आकर के एक दूसरे से ऐड होते हैं और क्या-क्या उनका ऑर्डर होगा, ये आपको बहुत समझना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसा कि आपको पता है कि जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास मीन्स राइबोसोम जो होते हैं उनके पास कई सारे बाइंडिंग साइट्स होते हैं। तो सवाल तो पहला यही बन जाता है कि कौन-कौन से बाइंडिंग साइट्स होते हैं और किस-किस राइबोसोम्स के उन पे पाए जाते हैं। तो होपफुली आप सबको पता होगा कि यहाँ पे ए साइट होता है, पी साइट्स होते हैं और ई साइट्स होता है, राइट?
ये सारे क्या होते हैं, साइट्स होते हैं। कहाँ पे? राइबोसोम पे। तो इन 3 साइट्स में से आपका जो ए और पी साइट्स होता है वो आपका दोनों यूनिट पे पाया जाता है। मीन्स आपके स्मॉल सब यूनिट पे भी पाया जाता है, मीन्स 30s पे भी, और आपका क्या होगा जो 50s आएगा मीन्स बड़ा वाला, वहाँ पे भी क्या होता है, पाया जाता है। लेकिन इन तीनों में से एक आपका ऐसा साइट है दैट इज़ द ई साइट जो होता है, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसका पार्ट होता है? लार्ज वाले सब यूनिट का, मीन्स ये वाले का। सो यहाँ से पॉसिबली सवाल आपसे बनता है कि एएपी या एपी जो साइट्स होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट ऑफ राइबोसोम्स के। तो आपको यहाँ पे समझना है कि ये ए और पी जो है मीन्स साइट जो होते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या है, इनका मीन क्या है, वो आपको बताएंगे अभी। एपीई मीन्स ये जो 3 साइट्स होते हैं राइबोसोम्स पे, इन तीनों में से 2 साइट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, लार्ज सब यूनिट के लिए भी और स्मॉल सब यूनिट के लिए भी। जबकि ई साइट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी किससे पाई जाती है, दैट इज द लार्ज सब यूनिट पे। इनिशिएशंस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले जो फैक्टर्स हैं आपका, उनका जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर थर्ड एंड इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, ये दोनों आकर के स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। राइट, एक आकर के बाइंड करेगा कहाँ पे, ए साइट्स पे मीन्स इस वाले साइट्स पे, और एक आकर बाइंड करेगा कहाँ पे, इस वाले साइट्स पे। यहाँ दोनों पर क्या करते हैं, आकर के ये बाइंड करते हैं। इनका बाइंडिंग का काम क्या होता है, नंबर पहला, ये जो F1 फैक्टर होता है, ये जब आकर के ए साइड पे बाइंड करता है तो ये ए वाले साइड को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, कि मतलब फर्दर जो भी आपका टीआरएनए मॉलिक्यूल आएगा वो पी वाले पे जाकर के बाइंड करे, ना कि ए वाले पे जाकर के बाइंड करे। तो उस स्पेस को जाकर के क्या करता है, ऑक्यूपाई कर देता है। कौन? फैक्टर नंबर 1 मीन्स इलोंगेशन इनिशिएशन फैक्टर 1। ये इनिशिएशन फैक्टर 1 जाकर के ए साइड्स पे क्या करेगा, बाइंड कर जाता है, जिससे कि आपका जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आएगा वो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आपका पी साइड पे जाए, ना कि आपका ए साइड पे जाए। ओके। दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि आपका जो इनिशिएशन फैक्टर जो थर्ड होता है वो जब यहाँ पे बाइंड करेगा, इसका काम होता है कि ये जो इसकी लार्ज वाली सब यूनिट होती है मीन्स 50s वाली जो सब यूनिट होती है उसको बाइंड करने से क्या करता है, रोकता है। मतलब स्टार्टिंग में ही प्री मेच्योर फॉर्म में आकर के बाइंड न कर जाए, पहले प्रोसेस को होने दिया जाए, जो चीज़ आकर के जुड़नी है उनको जुड़ने दिया जाए, तब जाकर के आपका लार्ज वाला सब यूनिट आकर के आके बाइंड करे। तो प्री मेच्योर बाइंडिंग ऑफ 50s RNA टू द 30s RNA से क्या करता है, ये प्रिवेंट करने का काम करेगा। कौन? इनिशिएशन फैक्टर नंबर थर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहला इवेंट क्या होगा, ये दोनों फैक्टर्स आएंगे स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद अब ये जो सीक्वेंस होगा पूरा आएगा एमआरएनए के पास। तो एमआरएनए के जो पास में जहाँ पे आपका इनिशिएशन कोडॉन होगा दैट इज द एयूजी होंगे, वहां पर आकर के वो बाइंड करेगा। और एयूजी जैसा आप देख पा रहे हैं कि पी वाले सीक्वेंसेस में पी वाले साइड पे क्या किया है, बाइंड किया हुआ है। तो ये एयूजी जो सीक्वेंस है वो इनिशिएशन कोडॉन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और स्मॉल सब यूनिट के राइबोसोम्स के पार्ट में आपका ये पी जो आपको यूनिट दिखाई दे रहा है मीन्स पी जो साइट आपको दिखाई दे रहा है, ये जा करके ईयूजी वाले जो सीक्वेंसेस होते हैं उससे क्या करता है, यहाँ पे बाइंड कर जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इस एयूजी के कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन को क्या किया हुआ, कैरी किया हुआ है, और ये आपका टीआरएनए किसको कोड करेगा, दैट इज द एफ मेट को, मींस फॉर्मेलिन कंटेन करता हुआ मेथियोनिन को। अब इसको क्या करेगा, ये लेकर के आएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स आपका यहाँ पर आ जाएगा, और इसके साथ में आपका इलोंगेशन फैक्टर 2 भी क्या होता है, यहाँ पे जुड़ जाता है, दैट इज सॉरी इनिशिएशन फैक्टर 2। और यहाँ पे जीटीपी मीन्स एक एटीपी क्या होती है, खर्च हो जाती है। तो ये प्रोसेस एक एक्टिव प्रोसेस हो जाता है। इस चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे क्या होना, एडिशन होना। तो ये चार्ज वाला जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स मीन्स एक एटीपी ऑलरेडी यहाँ पे खर्च हो चुकी है इसको चार्ज करने के लिए। दूसरा एटीपी खर्च कहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ पे। तो ये एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो खर्च हुआ वो, और प्लस यहाँ पे एक ये 2 एटीपी अभी यहीं पे आपकी क्या हो गई, खर्च हो गई। तो ये जो चार्ज वाला टीआरएनए होगा आप क्या करेगा, आकर के यहाँ पे बाइंड करेगा, किस वाले साइड्स पे, पी वाले साइड्स पे। पूरे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में सिर्फ अकेला पहला वाला जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है दैट इज एफ मेट का, वही सिर्फ आपका पी साइड से क्या कर सकता है, बाइंड करता है, बाइंड कर सकता है। बाकी कंसेक्वेंटली जितने भी आपके टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आएंगे दे वो सभी के सभी आप बाइंड कहाँ पे करेंगे, दैट इज द ए साइड्स पे बाइंड करते हैं, मीन्स ये वाले साइड्स पे, ये। ओके, मीन्स फर्स्ट आपका जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होगा दैट इज एफ मेट का, उसके पास सिर्फ ये एक तरीके से एबिलिटी है कि वो जाकर के एयूजी मीन्स पी वाले साइड्स पे क्या करेगा, बाइंड करेगा। बाकी जितने भी फर्दर आने वाले आपके टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे पहले वो कहाँ पे बाइंड करेंगे, ए वाले पे, फिर इसके बाद ट्रांसफर होगा, तब जाकर क्या करेंगे, वो निकलेंगे।
ओके, सो यहाँ पर आपने देखा दूसरे स्टेज में क्या होगा, जो टीआरएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे वो चार्ज फॉर्म में हैं और यहाँ पे आपका क्या होगा, एडिशंस होगा, तो ये वाले मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऐड हो जाएँगे। फिर इसके बाद आपका 50s जो राइबोसोम्स होगा उसका यहाँ पे एडिशन होगा, 50s आरएनए मॉलिक्यूल आपका आ जाएगा। बाकी एलोंगेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड, ये तीनों क्या होंगे आपके निकल जाएँगे। जीटीपी का क्या यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी और ये जीटीपी मॉलिक्यूल्स जीडीपी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपका जो कॉम्प्लेक्स बना वो किसका बना, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स और एमआरएनए के मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा एसोसिएशन आपको दिखाई दे रहा है। तो यही इसी को हम बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका पी साइट्स है वो पूरी तरीके से टीआरएनए के साथ में क्या है, बाइंड किया हुआ है और आपका ये एफ मेट जो अमीनो एसिड्स है इसको लेकर के कैरी किया हुआ है। तो ये है आपका पेप्टाइड मीन्स वाला साइट्स, ई फॉर है एग्जिट साइट्स और ए फॉर है अमीनो एसिड साइट्स मीन्स जो कि आपके आने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे टीआरएनए के फॉर्म में वो यहाँ पर आकर के बाइंड करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस आपने सीन देखा वो इनिशिएशन प्रोसेस के लिए होता है। यहाँ पे जो आपका आरआरएनए मॉलिक्यूल्स और एमआरएनए मॉलिक्यूल्स मीन्स ये राइबोसोम से पाए जाने वाले आरएनए और इस एमआरएनए के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, पेयरिंग होती है, जिनको हम साइन डेल्गाडो सीक्वेंसेस के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले आप इसको देख लीजिए कि इनिशिएशंस के प्रोसेस में जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं उनका बाइंड करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपका ये दोनों आएंगे, बाइंड करेंगे, फिर इसके बाद आपका ये आएगा, फिर इस तरीके से टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर इसके बाद 15s आएगा और ये सारे सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। तो आपका फाइनली ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको आप इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से आपका इलांगेशन की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी। सो आगे की तरफ मूव करें। हमें लगा सब लोग चले गए हैं क्या, कोई आवाज ही नहीं दे रहा। ओके, सो इनिशिएशन के प्रोसेस में आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन से फैक्टर वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं और क्या उनका ऑर्डर है एक तरीके से बाइंड करने के लिए। और आपका जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या उसका मीन बताता है। और यहाँ से जो पॉसिबल आपसे क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या-क्या हैं कि इनिशिएशन फैक्टर जो होते हैं वो किस ऑर्डर में बाइंड करते हैं, किसका क्या फंक्शंस होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इनिशिएशन फैक्टर जो 1 होगा उसका काम होता है कि वो ए साइड को ब्लॉक करता है ताकि आपका जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आए वो पी पर आए न कि ए पर। और आपका जो इनिशिएशन फैक्टर 3 होता है उसका काम होता है कि लार्ज सब यूनिट को प्रीमेच्योर फॉर्म में जुड़ने से क्या करता है, बचाता है, मीन्स उसको बाइंड होने से रोकने का काम करता है। जबकि इनिशिएशन जो फैक्टर सेकंड होता है वो टीआरएनए जो कि चार्ज फॉर्म में है उसके साथ में जीटीपी को मिल करके हाइड्रोलिसिस करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 30s राइबोसोमल जो सब यूनिट होती है वो बाइंड करती है किससे, नॉर्मली इनिशिएशन फैक्टर 2 से, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड से। और इनमें से फर्स्ट एंड थर्ड का क्या काम होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो जो थर्ड फैक्टर होगा वो प्रिवेंट करता है 30 और 50s के सब यूनिट को बाइंड करने से प्रीमेच्योर फॉर्म में। और एमआरएनए जो होगा वो क्या करेगा, आपका 30s यूनिट से बाइंड कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो इस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपके जो साइट्स हैं उनके बारे में भी आपको बताया जा रहा है कि ये साइट्स मीन्स अमीनोसाइल साइट्स होते हैं, पी मीन्स पेप्टाइड साइट्स होते हैं और ई फॉर एग्जिट साइट्स होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे होते हैं ये आपको आपने देख ही लिया, किस किस पार्ट पे होंगे ये भी आपको मैंने बता दिया। और एफ मेड जो होगा वही आपका जो जिसपे एक तरीके से ग्रुप का क्या किया गया, एडिशन किया गया फॉर द डिस्टिंग्विश मीन्स नॉर्मल जो मेथोनिन होगा उससे और इनिशिएशन वाले से डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको किया जाता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन से इनिशिएशन में इन्वॉल्व होने वाले फैक्टर्स होते हैं, उनका क्या यहाँ पे रोल होता है। तो सारा रोल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पीडीएफ जब मिलेगा कुछ तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं इलांगेशंस के बारे में कि इलांगेशंस का मतलब क्या होता है, जिसका मीन है दैट इज द, अब आपकी जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनका क्या होगा, फॉर्मेशंस होगा और मोर एंड मोर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स क्या होंगे उसमें जुड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका एक अमीनो एसिड जो दूसरे वाले से जुड़ेगा तो वहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन कौन से प्रोसेस वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, इनको यहाँ पे हम लोगों को देख लेना है। तो बिटवीन द टू अमीनो एसिड्स बाउंड बाय देयर टीआरएनए एंड टू द ए एंड पी साइट्स ऑन द राइबोसोम्स। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होगा, ए और पी साइट्स पे होगा। मीन्स पहला वाला जो आपका अमीनो एसिड्स है कहाँ पे है, पी साइट्स पे है। दूसरा वाला जो अमीनो एसिड्स आएगा कहाँ पे आएगा, आपका ए साइट्स पे आएगा। तो उन दोनों के बीच में आपका क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये सारा का सारा हो कहाँ पे रहा है, दैट इज द राइबोसोम्स पे।
कौन-कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो कि पहले आपको बता दिया, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स एंड एमआरएनए, और इसके साथ-साथ में ये कोड किया हुआ टीआरएनए। इन सभी को मिला करके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स चाहिए, इसके बाद आपका अमीनो साइड टीआरएनए चाहिए, जो कि टीआरएनए को मीन्स अमीनो एसिड को कैरी आउट करता है, और इसके बाद आपको इलॉन्गेशन फैक्टर चाहिए, जिसमें इलॉन्गेशन फैक्टर टी यू है, इलॉन्गेशन फैक्टर टी एस है, इलॉन्गेशन फैक्टर टी है, एंड जी टी पी भी चाहिए। यहाँ पे भी क्या होगा, आपका एक एक्टिव प्रोसेस है इलॉन्गेशन के लिए भी, मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए भी। और पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत है उसका नाम है पेप्टाइड ट्रांसफरेज। ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत होगी, ये कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आपने इससे पहले देखा था कि अमीनो एसिड को चार्ज करने के लिए वहाँ पे अमीनो साइड सिंथेटेज के नाम से, टीआरएनए सिंथेटेज के नाम से आया था एंजाइम, जो कि टीआरएनए को अमीनो एसिड्स पे क्या करता है, बॉन्ड बनाने का काम करेगा, मीन्स चार्जिंग का। तो यहाँ पे दूसरा आपका एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज पेप्टाइड ट्रांसफरेज, जो कि पेप्टाइड को एक तरीके से क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, और अमीनो एसिड को क्या बॉन्ड क्या करेगा, बनाएगा, मीन्स दो अमीनो एसिड के बीच में। तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इन्वॉल्व होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस में। और ट्रांसलोकेज का मतलब होता है कि आगे की तरफ मूव कर जाना, या जो आपके टीआरएनए अपकमिंग वाले आ रहे हैं उनके अमीनो एसिड्स को एक दूसरे पे क्या करना, मूव कर देना। तो इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशंस के नाम से जानते हैं, या ट्रांसलोकेज बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर के हेल्प से दिखाया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से आप इसको देख पाते हैं। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो आपका किसका है, प्री इनिशिएशंस कॉम्प्लेक्स का, मीन्स इनिशिएशंस कॉम्प्लेक्स का, आईसी का, जिसमें आपने ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट, ये पी और फिर ये ई। तो ये पहला वाला जो अमीनो एसिड्स है वो क्या है, एफ मेट है, राइट। अब नेक्स्ट जो आपका टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आएगा, जहाँ पे ए टू दिया गया, मीन्स अमीनो एसिड 2, ये टीआरएनए का मॉलिक्यूल्स आया रहा है, जहाँ पे आपके ये जो फैक्टर्स होंगे इलॉन्गेशंस वाले, टी यू, जो कि जीटीपी के साथ में क्या करेगा, बाइंड करेगा। ये बाइंड करने के बाद इसको यहाँ पर आकर क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा। तो ये वाला जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आएगा, आप कहाँ पे आएगा, आपका ए साइड्स पे। आप पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि ए साइड्स आपका क्या है, वो मीन्स फ्री फॉर्म में है, और आपका पी साइड्स क्या है, पहले से ही लोडेड है। तो अब ये दूसरा वाला जो अमीनो एसिड्स आएगा वो कहाँ पे आएगा, आपका ए साइड्स पे। तो इसके पास आपका दूसरा वाला अमीनो एसिड्स, इसके बाद पहला वाला अमीनो एसिड। तो ये दोनों अमीनो एसिड अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद का नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए वाला जो अमीनो एसिड्स है वो, और आपके जो पी वाले हैं, दोनों के आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये टीआरएनए का एफमेट वाला है, मीन्स फर्स्ट वाला है, और ये ए टू वाला है। इसका यहाँ पे आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि ये इस वाले आपके अमीनो एसिड्स का जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, मीन्स अमीनो वाला ग्रुप होता है, उस नाइट्रोजन में पाए जाने वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाकर के न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है किसके पास, जैसे कार्बोक्सिलिक वाले के कार्बन के पास। किसके कार्बन के पास, कार्बोक्सिलिक। कौन, जो अमीनो एसिड का टीआरएनए मीन्स टीआरएनए के आपका जो एसीसी सीक्वेंसेस होते हैं, ये वाले, इसके ग्रुप से जो आपका जुड़ा हो, जो मतलब जो बाइंडिंग होगी किसका होगा, कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप का होगा। ये इस तरीके से जैसे टीआरएनए का एसीसी वाला जो सीक्वेंस होगा उसका ए, और अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक होगा, यहाँ पे क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। तो दूसरे वाले अमीनो एसिड्स का जो अमीनो ग्रुप पे पाया जाने वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो जाकर के अटैक किस पे करेगा, पहले वाले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक वाले के कार्बन पे। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होगा मूव करके कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एक तरीके से आपका क्लीव ऑफ हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन का, कि ये वाला जो आपका जो आपका एंड था वो क्या हो गया, फ्री फॉर्म में हो गया, मीन्स यहाँ से बॉन्ड टूट गए। अब ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, आपका बॉन्ड बन गया। तो पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है, आपने अच्छी तरीके से देखा हुआ है कि अल्फा कार्बन के बाद जो आपका कार्बोक्सिलिक कार्बन होगा, और एक दूसरे का आपका अमीनो नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, इस वाले का क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक कार्बन है, और इस वाले क्या है, आपका अमीनो का नाइट्रोजन है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वही क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। तो अब ये मॉलिक्यूल्स आपका यहाँ से क्या हुआ, क्लीव ऑफ हुआ। ये मॉलिक्यूल्स किस पे चला गया, इस वाले के पास। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पहला वाला जो अमीनो एसिड मीन्स टीआरएनए था, वो कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ, मीन्स ई वाले साइड की तरफ। जबकि ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फर्स्ट आपका ये किसका है, एफ मेट वाले का है, और दूसरा आपका किसका है, इस वाले का है, राइट। सॉरी, इरेज कर देते हैं इसको। ओके,
सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पे बना, दैट इज द नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, दोनों अमीनो एसिड के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम? पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे टीआरएनए का जो मॉलिक्यूल सब जो फ्री फॉर्म में हो चुका है, अब वो पी साइड से कहाँ पे जाएगा? ई साइड पे, मीन्स एग्जिट हो जाएगा। और ये जो आपका टीआरएनए का के पास जो अमीनो एसिड था वो ट्रांसफर किस पे हो जा रहा है? इस सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाले के पास क्या है आपका? उसका अमीनो एसिड जो होगा वो ये होगा, और ये फर्स्ट वाला जो होगा आपका ये एफ मेट होगा। तो इस तरीके से सबसे लास्ट मीन्स सबसे ऊपर की तरफ जो पहला वाला अमीनो एसिड होगा वो हमेशा क्या रहेगा? मेथियोनिन रहेगा। अब ऐसे ही जब दूसरा वाला कोई आएगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल्स आपका अब ये जाकर क्या करेगा? एग्जिट वाले पॉइंट पे जाएगा, और ये वाला आपका खाली हो जाएगा, तो ये आपका आगे मूव कर जाएगा। तो फिर से पी वाले पे कौन आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, राइट। और ए पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? आएगा, तो फिर से वही रिएक्शंस होंगे। ए वाले का मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल जाकर उस पे ऐड हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द इलॉन्गेशन प्रोसेस। यहाँ पे कंटिन्यूअसली ऐसे आपका ये वाली जो पूरी यूनिट होती है, मीन्स ये वाली, ये आपका क्या करता रहता है? ऐसे आगे की तरफ कोडॉन बाय कोडॉन मूव करता रहता है। और आपके ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं वो ए पर आएंगे, और बाकी जो पहले से आपका टी पे रहेगा उसका अमीनो एसिड क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। और टीआरएनए फिर आपका यहाँ से क्या होगा? ई पे जाएगा, ई से क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा आप देखेंगे कि आपका जो अपकमिंग वाले जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए पर आएंगे, फिर ए जो पी पे रहेगा पहले से उसका फिर ट्रांसफर होगा, फिर वो कहाँ पे चला जाएगा? ई पे चला जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली क्या होती है? आपकी चलती रहती है। और यहाँ पे आपका इलॉन्गेशन का जो प्रोसेस होगा वो चलता रहेगा। जब कभी भी स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं तो इलॉन्गेशन की प्रोसेस क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो पूरा फिगर आपको दिखा रहा है वो आपका किसका है? दैट इज द इलॉन्गेशन का। कि इलॉन्गेशन के प्रोसेस में क्या चीज़ होता है। आपको ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो क्या है? नंबर पहला, कि फर्स्ट वाला जो आपका अमीनो एसिड्स होगा, मीन्स टीआरएनए जो आएगा वो आपका किस पे बाइंड करता है? दैट इज द पी साइड्स पे, मीन्स एफ मेट वाले, AUG वाला सीक्वेंसेस की। बाकी अपकमिंग जितने भी आपके चार्ज टीआरएनए आएंगे वो सब पे सब किस पे बाइंड करेंगे? ए वाले पे। और इसके बाद आपका जो ई वाला होता है वो दिखाता है एग्जिट पॉइंट को, कि जब आपका इस वाले पी वाले सीक्वेंस पे पाए जाने वाले, पी वाले साइड से पाए जाने वाले टीआरएनए होंगे, जब इनका अमीनो एसिड्स इस वाले पे क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे फ्री। तो ये मूव कर जाते हैं कहाँ पे? ई वाले पे, और ई वाले से क्या होंगे? निकल जाएंगे। तो इस तरीके से चार्ज वाला टीआरएनए आपका यहाँ पे आता रहता है, और जिसका अमीनो एसिड चार्ज से मतलब ये ट्रांसफर हो जाएगा, उसका यहाँ से क्या होता है? निकलता रहता है। तो इस तरीके से ये आना और निकलना लगा रहता है। तो ए साइड फॉर द अमीनो एसाइल के लिए, और ई साइड फॉर द एग्जिट के लिए, और पी फॉर द पेप्टाइड के लिए। तो इस तरीके से आपका पेप्टाइड बॉन्ड का क्या होता है? यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि जो इलॉन्गेशन की प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे भी एक एटीपी एनर्जी का मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि बेसिकली लगभग सारे स्टेप्स में क्या हो रहे हैं? एटीपी मॉलिक्यूल्स का कंजप्शन होता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो एनर्जी का चार्ज शीट होती है, मीन्स कितना आपका एटीपी खर्च होता है कि एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में। इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पे भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सो होपफुली ये इलॉन्गेशन की जो प्रोसेस है ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ कहना चाह रहा है इलॉन्गेशन, क्या इसका मीन होता है। ओके। और नेक्स्ट आपको जो फिगर यहाँ पे दिख रहा है वो यही दिखाने के लिए कि नेक्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल्स आएगा वो कैसे बाइंड करेगा, और क्या उनका सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जो दो वाले आपके अमीनो एसिड्स थे, ये पहला और दूसरा, ये आपका ऐसे बाइंड किया हुआ है। ये आपका क्या होगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये आपका क्या है? सेकंड वाला हो जाएगा। तो ये आपका जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर अपकमिंग वाला जो नेक्स्ट वाला आएगा वो किस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ऐसे ही आपके बाकी सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आपके आते रहेंगे। तो इलॉन्गेशन फैक्टर आपके जुड़ेंगे, जीटीपी मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलिसिस होगा, और नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर आपका दूसरा वाला मॉलिक्यूल्स आएगा। इस तरीके से नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो होंगे वो जुड़ते रहेंगे, और जो आपका जुड़ता रहेगा फिर वो बाहर इसका तरफ से क्या होगा? निकलता रहेगा। तो ये सारा का सारा स्टेप आपको यहाँ पे दिखा दिया गया कि जब इनके जुड़ने के बाद आपका ये वाला साइड पे आएगा तो ये क्या करेगा? यहाँ से लीव ऑफ करेगा, मीन्स निकल जाएगा। और ये वाला मॉलिक्यूल्स आपका अब यहाँ पर आ रहा है, और इसके पास आपके क्या है? दो पेप्टाइड है, मीन्स दो अमीनो एसिड्स हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द इलॉन्गेशन की प्रोसेस। ओके। नेक्स्ट आपका क्या है? दैट इज द टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशंस के लिए जो सीक्वेंसेस या कोडॉन जो जरूरी है वो क्या है? आपके यही हैं कि अगर ये इलॉन्गेशन की प्रोसेस आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस ओपन रीडिंग फ्रेम में आपके इन तीनों में से कोई सीक्वेंसेस मीट नहीं कर जाते हैं। जहाँ कहीं पे भी जब कभी पे भी ये सीक्वेंसेस मीट करेंगे, सारा का सारा जो प्रोसेस होगा वहीं पे आपका हॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई टीआरएनए मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो उस हिसाब से आपके जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से रिलीज फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं? RF1, RF2 एंड RF3। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि आपके टर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। ओके।
सो एनर्जी कॉस्ट कितनी होती है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए? यहाँ पे आपसे पूछा जाता है सवाल, तो यहाँ पे लगभग नियरली 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड। और ये एटीपी कहाँ पे हो रही है, ये आपने पीछे जस्ट देख लिया कि कौन-कौन से प्रोसेस में आपके एटीपी खर्च होगा। तो ये 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है एक सिंपल से पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इट्स अ एनर्जी कॉस्टिंग प्रोसेस। सेल्स को इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या करती है, लगानी पड़ती है। दैट इज़ वाई आपको पता है कि आप लोग, जैसे सब कोई जानता है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ तब होती है जब हम अच्छे तरीके से एनर्जी को इनटेक करते हैं। तो ये जो एनर्जी है, वही एनर्जी आपकी यूटिलाइज़ होती है प्रोटीन्स को बनाने के लिए, और वो प्रोटीन्स जो होता है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। तो कुछ यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हैं, और इन एंटीबायोटिक्स से आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन-कौन से एंटीबायोटिक होते हैं जो कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तब सबसे पहला आपको दिया जा रहा है, दैट इज़ द प्यूरोमाइसिन, और जो कि आपके राइबोसोमल यूनिट से क्या कर सकता है, ये बाइंड करता है राइबोसोमल यूनिट से, और प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा, ब्लॉक कर देता है। ओके, और दूसरा है आपका टेट्रासाइक्लिन, जो कि टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो ए साइड से, ये आपको क्या करेगा, बाइंड टू द राइबोसोमल ए साइड्स, मीन्स जहाँ पे आपने देखा कि पेप्टाइड आकर के ऐड हो रहा था, वहाँ पे ये बाइंड कर जाता है, जिससे कि आप कमिंग जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस आपकी क्या होती है, रुक जाती है। तो प्यूरोमाइसिन एक तरीके से क्या करता है, मिमिक्री करता है किसका, टीआरएनए के मॉलिक्यूल्स का, जो कि कैरी करता है अमीनो एसिड्स का। दूसरा इसके बाद आपका एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, और ये क्या करता है, आपके ए साइड्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से भी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है, रुक जाती है। नेक्स्ट आपका क्लोरामफेनिकोल, जो कि आपका ब्लॉक करता है पेप्टाइड ट्रांसफरेज को, या पेप्टाइड के ट्रांसफर को, मीन्स जहाँ पे आपके 2 अमीनो एसिड्स से ट्रांसफर होकर के लॉन्ग चेन बना रहे थे, उनको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ताकि आपका फर्दर कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड वहाँ पे ना बने, और आपका जो सिंथेसिस हो रही थी वो रुक जाए। तो ये कुछ एंटीबायोटिक हैं। इसके बाद है साइक्लोहेक्सामाइड, और ये भी आपका पेप्टाइड ट्रांसफरेज को क्या करता है, ब्लॉक करता है। एटीएस यूकैरियोटिक में, मीन्स आपके यूकैरियोटिक के केस के लिए क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। बाकी ये सारे जो आपको ऊपर बताए गए, ये प्रोकैरियोटिक के लिए होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक से भी सवाल आपसे कभी-कभी दे दिया जाता है कि कौन-सा एंटीबायोटिक ऐसा है जो कि आपका ट्रांसलेशंस के प्रोसेस में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, या उसके प्रोसेस को इनहिबिट करने का काम करेगा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, यहाँ पे इनहिबिट करेगा इनिशिएशंस को एट हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन में स्ट्रेप्टोमाइसिन कोई दिक्कत नहीं करता। नॉर्मली इसको हम लोग एंटी फंगल या फिर एंटी बैक्टीरियल के रूप में, दोनों की तरफ में क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं लोअर कंसंट्रेशंस पे लैबोरेटरी के केसेस में। तो हायर कंसंट्रेशन अगर इसका हो जाएगा तो क्या करेगा, ये ट्रांसलेशंस के प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। ओके, तो ट्रांजिशंस की जो प्रोसेस होगी वो किस तरीके से होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपका सीक्वेंसेस में क्या आ जाए, आपको कोई एक स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, रिलीज फैक्टर आकर के बाइंड कर जाते हैं, और ये जो पेप्टाइड की पूरी चेन बनी हुई है, ये सब क्या होगी, आपकी यहाँ पे लीव आउट हो जाती है, और रिलीज फैक्टर जो होते हैं उसको पूरा का पूरा साइड को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा आपका जो ये असेंबली बनी हुई होती है, सब क्या होते हैं, डीअसेंबल हो जाते हैं। मीन्स राइबोसोम की जो यूनिट होती है वो डिसोसिएट हो जाती है। जितने फैक्टर्स लगे होते हैं सारे फैक्टर्स भी क्या होंगे, आपके रिलीज हो जाएंगे, और पेप्टाइड भी क्या होती है, आपकी साइटोप्लाज्म में चली जाती है। तो इस तरीके से आपका प्रोटीन सिंथेसिस का जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही होती है, वो क्या होती है, रुक जाती है। तो आपने देखा कि जो ट्रांसलेशंस की प्रोसेस है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे कितना कॉम्प्लेक्स होता है, किस तरीके से छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होकर के इतने सारे प्रोसेस में क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको पूरे ट्रांसलेशंस की प्रोसेस में जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो क्या-क्या है, इसको थोड़ा-सा यहाँ पे समराइज़ कर लीजिए। नंबर पहला ये कि ट्रांसलेशंस की प्रोसेस में होने के लिए कौन-कौन से मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके जो स्पेशल जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, ध्यान देना है। साथ-साथ आपको उनके जो फैक्टर्स होते हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर या टर्मिनेशन फैक्टर, उनके रोल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ों को भी आप अच्छे से ध्यान दीजिए। एटीपी के टर्म में अगर आपसे पूछता है कि हाँ, नंबर ऑफ एटीपीज़ मॉलिक्यूल्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए, तो उसका आंसर आपको मैंने बता दिया कि ये 4 होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के आपसे ट्रांसलेशंस की प्रोसेस से पॉसिबल सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ट्रांसलेशंस हो जाने के बाद हमारा आता है टॉपिक, दैट इज़ द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ट्रांसलेशंस का मतलब क्या है, मीन्स पोस्ट ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, इससे क्या मीन निकल कर के आता है, ये वाली बात हमसे यहाँ से पूछी जाती है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपका जो प्रोटीन्स बना है, उस प्रोटीन का क्या फ्यूचर होगा, कहाँ पे उसको जाना है, किस तरीके से वो इन्वॉल्व होगा, और क्या-क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो देखते हैं कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस का मीन क्या है। जो नेसेंट प्रोटीन आपकी साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज़ हुई है, अभी वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है।
देयर इज अ नीड टू मॉडिफाई द प्रोटीन्स टू एक्टलाइज अ प्रोटीन्स। जिस तरीके से उसको काम करना है प्रोटीन के फॉर्म में टर्सरी स्ट्रक्चर्स में, उसको उस फॉर्म को अटेंड करने के लिए कई सारे प्रोसेस से क्या होता है, गुजरना पड़ता है। लाइक एज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या फिर वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशंस होते हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, और इसके बाद प्रॉपर उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशंस होता है, तब जाकर के वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, काम कर पाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में बनने वाले जो आपके प्रोटीन्स हैं, दे आर नॉट एक्टिव इन द एक्टिव फॉर्म। उनको एक तरीके से एक्टिव बनाने के लिए कई सारे प्रोसेस से क्या होता है, गुजरना होता है। जिस तरीके से आपने ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में देखा था कि आरएनए मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, उन आरएनए मॉलिक्यूल्स का जो बनना होता है स्टार्टिंग, उसको आप प्री एमआरएनए के नाम से, प्री आरएनए के नाम से जानते हैं, जो कि इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। तो वहाँ पे प्रोसेसिंग की जाती है, जिसको आप आरएनए प्रोसेसिंग के नाम से पढ़े हैं। जहाँ पे आपने पढ़ा है कि स्प्लाइसिंग होती है, या फिर 5 प्राइम पे कैपिंग होती है, 3 प्राइम पे टेलिंग होती है। इन द सेम वे प्रोटीन्स जो आपके बने हुए हैं, उनको कुछ केमिकल क्या होता है, मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं उनके प्रॉपर फंक्शंस के लिए, उनके प्रॉपर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को अटेंड करने के लिए। तो कौन-कौन से फंक्शंस हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका यही है कि ये एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशंस होता है। ग्लाइकोसाइलेशंस का मतलब होता है ग्लूकोज के मायोटीज का क्या कर देना, ऐड कर देना, ताकि उसके फंक्शंस में क्या हो, स्मूथनेस आ जाए। जितने भी आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, लगभग उनमें ग्लाइकोसाइलेशंस की प्रोसेस कराई जाती है। इसके बाद प्रोटीन का फोल्डिंग होना। फोल्डिंग होने से मतलब ये है कि सारे प्रोटीन्स का अपना जो स्ट्रक्चर्स होता है वो यूनिक होता है, तो उनको प्रॉपर एक शेप में फोल्ड किया जाता है, और ये फोल्डिंग की जो प्रोसेस होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ से भी सवाल आपसे बनते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनको डाइसल्फाइड बॉन्ड की जरूरत होती है उनके स्टेबिलिटी के लिए। सारे प्रोटीन्स को नहीं, बट मैक्सिमम प्रोटीन्स को क्या होती है, जरूरत होती है। तो ये भी प्रोसेस आपका कहाँ पे होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके बाद आपका आता है ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशंस। यहाँ पे ओ लिंक और एन लिंक से मतलब क्या है कि जब अगर ग्लूकोज के मायोटीज का जुड़ना क्या हो, अगर नाइट्रोजन से हो जाए तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द ओ लिंक्ड, और अगर ग्लूकोज मायोटीज का अगर एडिशन किससे हो, ऑक्सीजन एटम से, तो क्या बोलते हैं, ओ लिंक्ड, सॉरी एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड। तो ये आपसे पूछा जाता है कि ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे होती है। ये वाली जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होगी आपका, दैट इज द गोल्जी बॉडी में, राइट। और जबकि ऊपर के तीनों प्रोसेस जो लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब कहाँ पे होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो क्या क्या प्रोसेस होगा ये आपको यहाँ पे बता दिया गया। तो देख लेते हैं इसको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कंपोनेंट है, क्या रोल होता है। जब भी कोई आपका प्रोटीन्स आपका यहाँ पे बनता है न्यूक्लियस में, तो ये जो प्रोटीन्स आपकी होती है वो नेसेंट प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। इसमें कोई भी अभी भी स्ट्रक्चरल मतलब जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो अटेंड नहीं हो पाया है। तो ये प्रोटीन आपका न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और आता कहाँ पे आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली इसकी मॉडि हाँ, तो साइटोप्लाज्म ही तो है ये। सिर्फ ये वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है वो न्यूक्लियस है। सिर्फ ये जो जो आपको डार्क पर्पल दिखाई दे रहा है, ये आपका सिर्फ न्यूक्लियस है, बाकी ये पूरा एरिया साइटोप्लाज्म है। मैंने न्यूक्लियस बोला क्या? ये पूरा का पूरा एरिया साइटोप्लाज्म है, जो ऐसे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ डार्क वाला जो एरिया है वो न्यूक्लियस है। नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, ये स्ट्रक्चर, ये वाला बोल रहे हैं। ये लिसन 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 लिसन, आपकी कंफ्यूजन, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ई आर को दिखाने के लिए कि एक्चुअली ई आर का जो फॉर्मेशन होता है, वो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन आपकी दो होती है, उसके जो डिसकंटिन्यूअस ऊपर वाला होता है, उसी से आपका फॉर्मेशन होता है, राइट, इस तरीके से। ऐसे ही ना बनता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपकी लेयर जो होती है वो न्यूक्लियस को होती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाने के लिए दिखाया गया कि ये न्यूक्लियस है। आप इसको न्यूक्लियस मानिए, ये आपको साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म वो साइट है जहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाने के लिए पूरा न्यूक्लियस को बड़ा किया गया है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सर्कल कर दिया कि ये वाला जो एरिया है आपका पूरा किसका होगा, दैट इज द न्यूक्लियस का, और ये आपका किसका होगा, साइटोप्लाज्म का। ठीक है। साइटोप्लाज्म की जो प्रोसेस मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी वो साइटोप्लाज्म में होगी, न कि न्यूक्लियस में। ये इस चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, दैट इज वाई इसको इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता है ना। तो आप उसको समझते रहिए कि ये वाला पोर्शन, हाँ, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं, ये आपका पूरा साइटोप्लाज्म है, और ये डेंस वाला एरिया क्या है आपका, दैट इज द न्यूक्लियस है। तो यहाँ से आपका जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स बना है वो ट्रांसपोर्ट होकर के आएगा कहाँ पे, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये सारे प्रोसेस क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। कौन कौन से, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशंस होगा, मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का एडिशन होगा। इसके
इसके बाद प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, इसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये तीनों के तीनों प्रोसेस क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। ये प्रोसेस हो जाने के बाद अब प्रोटीन काफ़ी हद तक क्या होती है, फंक्शनल स्टेज में क्या होती है, आ चुकी होती है। मतलब अब उसका फोल्डिंग भी हो चुका होता है, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड की लिंकेज भी हो चुकी होती है और ग्लाइकोसाइलेसिस भी हो चुका होता है। इसके बाद अब आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ से इस वेसाइकल्स के फॉर्म में निकल कर कहाँ पे जाएगा, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी में जब जाता है तो यहाँ पे फाइनल मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। यहाँ पे आपका जो होने वाला प्रोसेस है वो क्या है, आपका ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशंस। अब ये गोल्जी बॉडी आपके इस प्रोटीन्स को क्या करती है, वेसाइकल्स के फॉर्म में क्या करती है, पैक करती है। और इसके बाद यहाँ से इसका क्या होता है, फ्यूचर मीन्स फेट डिसाइड किया जाता है कि क्या वो प्रोटीन्स कहाँ जाएगी। सेल्स के लोकेशंस में अलग अलग पार्ट में जाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं अलग अलग तरीके से वो बनते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वो दो कैटेगरी में पाए जाते हैं। एक आपका पाया जाता है फ्री फॉर्म में और एक आपका पाया जाता है बाउंड फॉर्म में। तो फ्री फॉर्म एंड बाउंड फॉर्म, राइट। फ्री फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसे साइटोप्लाज्म में होंगे। बाउंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक आपका SER और एक आपका RER। तो SER का मतलब क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्म फंक्शंस क्या होता है, कहाँ कहाँ पे रोल करते हैं, जितने भी आपकी बॉडी में होने वाले डिटॉक्सिफिकेशंस के जितने भी रिएक्शंस होते हैं। जैसे लीवर आपका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला ऑर्गन है जो कि डिटॉक्सीफाई करता है टॉक्सिक मटेरियल्स को, लाइक एज ए लिपिड का सिंथेसिस करना हुआ, या फिर आपकी बॉडी में कोई बनने वाले जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। जबकि आपका जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उस प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए जो आपका पार्ट इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो ये इन दोनों का क्या है, पार्ट है। तो राइबोसोम्स के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। तो ये राइबोसोम्स आपके दो कैटेगरी में पाए जाते हैं, या तो ये फ्री फॉर्म में पाए जाएंगे और या तो क्या होंगे ये एक तरीके से उस पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अलग अलग जो प्रोटीन्स होते हैं वो दोनों पार्ट पे बनते हैं। जैसे जो प्रोटीन्स आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, जो प्रोटीन्स आपका क्लोरोप्लास्ट में जाना है, जो प्रोटीन्स आपका न्यूक्लियस में जाना है, ये सारे के सारे जो प्रोटीन्स बनते हैं वो फ्री फॉर्म वाले जो राइबोसोम्स होते हैं उनके सरफेस पे क्या होता है, बनाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस एंड ऑल्सो सम प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये सारे के सारे जो प्रोटीन्स होंगे, जिन प्रोटीन्स को बनने के बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, या आपका क्लोरोप्लास्ट में जाना है, या आपका न्यूक्लियस में जाना है, या आपके मेम्ब्रेन के इंटीग्रिटी में जाना है, ये सारे के सारे प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होगी, फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स पे होगी। जबकि आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ER, या आपका गोल्जी बॉडी, या आपका लाइसोसोम्स, ये सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, इन ऑर्गेनेल्स में जाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होगी, बाउंड फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स पे। या आपका एक ऑर्गन और भी आता है वैक्यूल्स, ये प्लांट का जो वैक्यूल्स होता है इसके लिए भी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है, बाउंड फॉर्म पे। ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रॉब्लम आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोक्सीसोम ऑल्सो, जितने भी आपने उसमें कैंप पाथवे में पढ़ रखा था सारा का सारा ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोक्सीसोम्स एंड न्यूक्लियस, ये सारे चार ऑर्गेनल्स हो गए। इन चारों ऑर्गेनल्स में जाने वाले जो प्रोटीन्स होंगे उनकी सिंथेसिस फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स पे क्या होती है, परफॉर्म की जाती है। जबकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर गोल्जी बॉडी, या फिर लाइसोसोम्स, या फिर प्लांट का वैक्यूल्स, इन सभी में इन्वॉल्व होने वाले जो प्रोटीन्स होंगे या इनके प्रोसेस में इन्वॉल्व होने जो प्रोटीन्स होंगे उनकी सिंथेसिस कहाँ पे होगी, आपकी बाउंड फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स मींस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बाउंड किए हुए हैं। तो इस तरीके से राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो तरीके से आपके सेल्स में पाए जाते हैं, फ्री फॉर्म में और बाउंड फॉर्म में। तो फ्री वाले कहाँ कहाँ होंगे ये मैंने आपको बता दिया, और बाउंड फॉर्म वाले कहाँ कहाँ पे होंगे ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस का मीन क्या है और इसका क्या प्रोसेस होता है, ये आपने यहाँ पे देखा कि ट्रांसलेशंस होने के बाद जो प्रोटीन्स मायोटीज में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स में जो मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं फॉर टू अटेन देयर प्रॉपर फंक्शनल स्टेज, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनके फंक्शनल फॉर्म को अटेंड करने के लिए जिन जिन प्रोसेस की जरूरत होती है उसको आप पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ट्रांसलेशंस के होने के बाद की प्रोसेस होती है। तो उनमें क्या क्या आता है आपका, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशंस, प्रोटीन फोल्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस एंड ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशंस। तो स्टार्टिंग के तीन वाले जो फेजेस आपको दिखाए गए हैं, ओ लिंक्ड, प्रोटीन फोल्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। ये सारे आपके एग्जाम्स में पॉइंट हैं जो कि आपको ऑप्शंस के रूप में बन करके आते हैं।
राइट, कि डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशंस कहाँ पर होता है या प्रोटीन की फोल्डिंग कहाँ पर होती है। तो इन सबको बहुत अच्छे से आप नोट्स बनाइए और अच्छे से आप उसको समझ लीजिए और याद करिए। और फ्री फॉर्म में और बॉन्ड फॉर्म में जो बताया इसको भी आप ध्यान दीजिए। मेजर जो आपके ऑर्गेनेल्स हैं दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स एंड न्यूक्लियस। इन सब के इन सब ऑर्गेनेल्स में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी सिंथेसिस कहाँ पे होगी? फ्री वाले राइबोसोम्स पे होगी। जबकि आपका जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, इन सभी ऑर्गेनेल्स में जाने वाले जो आपके प्रोटीन्स होंगे उनकी सिंथेसिस कहाँ पे होगी? जो कि बाउंड फॉर्म में होंगे मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाने वाले राइबोसोम्स। तो इस तरीके से आपका पूरा जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस थी उसका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन था वो आपका क्या हो गया? फिनिश हो गया। ओके। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो ट्रांसलेशंस की प्रोसेस है वो क्या है, कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से आपका जो एमआरएनए का कोडॉन होता है वो अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कौन-कौन से वहाँ पे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, कितनी आपकी टीपी जो है वो खर्च होती है और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में क्या-क्या प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। और देखने के बाद सवाल मेरा ये है कि क्या अभी आप लोग कंडीशंस में हैं आगे पढ़ने के लिए? बिकॉज़ अभी टाइम कितना हो रहा है? अरे! पौने 10 बज गया है। टाइम कुछ ज़्यादा ही लग गया। मनीषा चौधरी बोल रही हैं नो। ओके, कोई नहीं, कल के टेस्ट की तैयारी आप लोग अच्छे से करिए। कल टेस्ट आपका सेम टाइमिंग पे होगा मीन्स 1 बजे डे टाइम पे, पेपर के लिए डिस्कशन आपका इवनिंग में लगाया जाएगा, नाइट में 8 बजे। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग अब वाइंड अप करेंगे और आप लोग अच्छे से टेस्ट की तैयारी कीजिए। कल भर का टाइम है आपके पास, ठीक है? हेलो? सुनाई नहीं दे रहा यार। हेलो? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, साहिल जनगणना सीक्वेंस के बारे में बता रहा था यहाँ पे, शायद स्किप आउट हो गया, बता नहीं पाया कि जो आपका एमआरएनए होता है, उस एमआरएनए से स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स क्या करता है, यहाँ पर आकर के बाइंड करता है, राइट? और स्मॉल सब यूनिट जो कि आपका 30s होता है, उसके पास आपके क्या है? राइबोस मीन्स आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं 16s। क्या होता है? 16s आरआरएन। आवाज़ सुनाई दे रही है सब लोगों को? 16s आरआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है, ये आपका जो कि राइबोसोम्स के पार्ट होता है, ये पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है इस आर मीन्स एमआरएनए पे पाए जाने वाला जो इनिशिएशंस कोडॉन होता है मीन्स एयूजी जो होता है, इस कोडॉन के इधर की तरफ मीन्स अप स्ट्रीम पे एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं, राइट? जहाँ से आपको ये रिकॉग्नाइज करता है कि अब आपको यहाँ से ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करनी होती है। उसी को आप बोलते हैं साइन दलगॉर्नो सीक्वेंस, राइट? इस सीक्वेंस का जो मीन है वो क्या है कि ये एमआरएनए पे एयूजी सीक्वेंस से अपर साइड में मीन्स अप स्ट्रीम पे पाए जाने वाले सीक्वेंसेस होते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ये छोटी इस स्मॉल यूनिट जो होती है आपकी राइबोसोम्स, उस राइबोसोम से पाए जाने वाले जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं 16s, इस 16s का जो बेस पेयर होता है साइल दनगानो सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये 16s आरआरएनए मॉलिक्यूल्स जो होता है मीन्स राइबोसोम्स का, वो जा करके वहीं पे बाइंड करेगा जहाँ पे आपका साइल दनगानो सीक्वेंसेस मिलते हैं। और साइल दनगानो सीक्वेंसेस जो होते हैं वो एक तरीके से प्रमोटर का काम करते हैं मीन्स अब उसके बाद से आपका इनिशिएशन क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि साइल दनगानो सीक्वेंसेस किसका पार्ट होता है? एमआरएनए का या आरआरएनए या राइबोसोम्स का? तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया कि साइल दनगानो सीक्वेंसेस जो होते हैं वो एमआरएनए के पार्ट होते हैं जो कि एयूजी सीक्वेंस से अप स्ट्रीम पे पाए जाते हैं। उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्मॉल जो सब यूनिट होती है राइबोसोम्स की, उसमें पाए जाने वाले जो आरएनए होते हैं वो क्या करता है? उससे पेयर अप करता है, तब जाकर के आपकी वहां पे क्या होती है? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। यही था साइल देनगार्नो का सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट। ओके। मुझे कुछ आप लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। आई डोंट नो व्हाई। एक मिनट।
मेरी आवाज़ जा रही थी कि नहीं? हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, हम अभी आप लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ओके, तो साहिल दरगानो का सीक्वेंस जो कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया सुजाता? कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो 16s आरएनए जो कि स्मॉल सब यूनिट का पार्ट होता है, उसके पास जो बेस पेयर होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है एमआरएनए पे पाए जाने वाले साइन दरगानो सीक्वेंसेस से, और ये ईयूजी जो सीक्वेंसेस होते हैं उसके अपस्ट्रीम पे क्या होता है पाया जाता है, जो कि एक तरीके का रिकॉग्निशन साइट का भी काम करता है कि अब यहाँ से ट्रांसलेशंस की प्रोसेस क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। तो साइल दरगानो सीक्वेंसेस का कॉम्प्लीमेंट्री किस पे होता है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स में पाए जाने वाले आरआरएनए मॉलिक्यूल्स का। ओके, तो साइल डेनगार्डो सीक्वेंसेस एक रिकॉग्निशन पॉइंट का काम करता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। ओके, अगर और किसी के पास कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग क्लास को अभी भी वाइंड अप करेंगे। सिद्धार्थ, मनीषा, अर्चना, बाकी सब लोग जुड़े हुए हैं, अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो वो लोग पूछ लें, और अदरवाइज कल की तैयारी करें अच्छे तरीके से। एन लिंक्ड और ओ लिंक का मतलब होता है कि जब आपकी जो पेप्टाइड की चेन होती है उसमें जो साइड ग्रुप में पाए जाने वाले नाइट्रोजन हैं, अगर नाइट्रोजन ग्रुप से ग्लाइकोसाइलेशन होगा, मीन्स ग्लूकोज के मायोटीज का एडिशन होगा, तो उसे आप एन लिंक के नाम से जानते हैं। अगर आपका वहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप से अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का एडिशन होगा तो उसे आप ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के नाम से जानते हैं। एन लिंक्ड जो ग्लाइकोसाइलेशन होगा आपका वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जबकि ओ लिंक जो होता है वो गोल्जी बॉडी में होता है। ओके। पेपर लीक कराने की बात कर रहा है सिद्धार्थ। सिपरा सिपरा स्माइल दे रही है कि पेपर ही लीक करवा दो तुम सिद्धार्थ यहाँ पे। नहीं, डिटेल्स का इन द सेंस ये है कि कोई सरफेस क्वेश्चंस नहीं होंगे, पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा जैसा आपका था इम्यूनोलॉजी का और बाकी जो हुए हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वैसा ही रहेगा। आपके एग्जाम से थोड़ा सा अपर रहता ताकि आपके जो लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से इंप्रूव हो, और जितने टॉपिक मैंने आपको वहाँ पे दे रखे हैं उन सारे टॉपिक को टच किया हुआ पेपर बना हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पूरे ऑर्गेनल्स से लेकर के जितने भी आपके ऑर्गेनल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम, ये सब बाकी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से, सेल साइकिल्स और सेल सिग्नलिंग, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे से पढ़ कर आइए आप लोग। इससे ज़्यादा पेपर लीक नहीं कर पाएंगे सिप्रा एंड सिद्धार्थ ऑल्सो। ओके, सो बी रेडी फॉर टेस्ट। आपका कल जो है वो सेम टाइम पे, दैट मीन्स 1 बजे आपका टेस्ट होगा, बाकी उसके लाइव जो क्लासेस होंगी वो इवनिंग में 8 बजे चलेंगी। 1 बजे होगा ना, हाँ, हाँ, सेम सेम टाइम पे। बाकी नोटिफिकेशन अभी मैं दे दूंगा कि बाकी बच्चे टेस्ट के लिए भी जुड़े हैं तो वो लोग भी वेट करते रहते हैं, तो आपको भी ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा। ठीक है। ओके। गुड नाइट।